अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप CS 310 की फाइनल प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। हम वीक 7 से लेके वीक 14 तक कवर करेंगे। सो वी विल बी कवरिंग फ्रॉम PHP सेशंस टिल PHP फाइल हैंडलिंग। तो जितना भी कंसेप्चुअल एरिया होगा आपका वो इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट PHP सेशंस। PHP सेशंस बेसिकली कुकीज़ के ऑल्टरनेटिव हैं। अगर आपने वीक 1 से लेके वीक 6 तक पढ़ा है तो कुकीज़ क्या था? एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप यूज़र का डेटा स्टोर कर सकते हो लेकिन लोकली आपके अपने पीसी के अंदर वो डेटा स्टोर होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो और वो आपसे पूछते हैं अलाउ कुकीज़, तो वो बेसिकली आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि अपने ब्राउज़र को अलाउ कर दो कि हमें वो कुकीज़ यूज़ करने दें, ताकि आप अगर लॉगिन करते हो तो आपकी हर रिक्वेस्ट के साथ आपका डेटा स्टोर रहे। सेशंस के अंदर क्या होता है? सेशंस का अंदर आपके यूज़र का डेटा डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ आपके लोकल ब्राउज़र सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। सो अगेन सेशंस क्या है? यूज़र का डेटा स्टोर करते हैं लेकिन डायरेक्टली सर्वर के ऊपर। अब PHP के सेशन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आपने VS कोड के ऊपर आना है, आपने index.php की फ़ाइल क्रिएट करनी है एक, और वीक 7 से लेके वीक 14 तक आपने फाइल्स क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम अपना सारा जो काम है वो कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी? आपने अपने PHP के सर्वर को स्टार्ट करना है। आपने टर्मिनल के अंदर आके PHP डैश कैपिटल S लोकल होस्ट 8888 लिख के एंटर दबाना है। तो ये आपके लोकल सर्वर को स्टार्ट कर देगा और इस लोकल सर्वर के ऊपर आपकी index.php की फाइल रन हो रही होगी। एज ऑफ राइट नाउ हमारी index.php के ऊपर कुछ रन नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने PHP का, क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं तो PHP के टैग को ओपन करना है। इसके बगैर आप PHP का कोड नहीं लिख सकते। PHP का सेशन स्टार्ट करने के लिए आपने सेशन स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना है। अब सेशन स्टार्ट फंक्शन क्या करता है? सेशन स्टार्ट फंक्शन बेसिकली आपके सेशन को स्टार्ट कर देता है। अब सेशन स्टार्ट हो गया है, इसका आपको कैसे पता लगेगा? आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर आना है जहाँ पे आपने अपने लोकल सर्वर को रन किया है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, एप्लीकेशन के अंदर जाएं और कुकीज़ के अंदर जाएं। जैसे ही आप रीलोड करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ PHP सेशन आईडी शो होगी। ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि PHP का सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसकी एक यूनिक आईडी है ये, और यही यूनिक आईडी आपकी डिफरेंट फाइल्स के अक्रॉस रहेगी। अगेन, सेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी PHP की डिफरेंट फाइल्स के अंदर सेम रहता है। तो जब भी आप सेशन स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करता है कि आपके ब्राउज़र के अंदर पहले से कोई, आपके सर्वर के अंदर सॉरी, पहले से कोई सेशन स्टार्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो एक सेशन स्टार्ट करता है और एक यूनिक आईडी असाइन कर देता है। जैसे हमारे केस में ये हमारी यूनिक आईडी है। किसी भी और फाइल के अंदर अब जाके अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल करूँगा, इस सेशन स्टार्ट फंक्शन को, तो अगेन यही प्रोसेस होगा। ये पहले चेक करेगा, अगर तो पहले से कोई सेशन स्टार्ट है तो ये उसी सेशन के अंदर फिर डेटा वेरिएबल्स को चेक करेगा जो हम सेट करेंगे अभी। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया, हमारे PHP का सेशन हमारे ब्राउज़र में स्टार्ट हो गया। अगर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और रीलोड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अगेन रीलोड करते हैं, तो अब यहाँ पे सेशन शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसको दोबारा से कमेंट हटा देते हैं और रीलोड करते हैं तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो जाता है और इस दफ़ा इसकी यूनिक आईडी डिफरेंट है। राइट, पहले डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उसने नई आईडी को जनरेट किया। अब हम करते हैं क्या? हम अपने सेशन के अंदर कुछ वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, कुछ वैल्यूज़ अंदर डालते हैं। सेशन के अंदर वैल्यूज़ डालने के लिए आप सुपर ग्लोबल अरे है सेशन की, उसका यूज़ करते हो। तो आपके पास PHP पहले से एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल देता है जिसका नाम है सेशन, और इस सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करके आप अपनी सेशन की अरे के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे सेशन के अंदर एक यूज़र नेम है और उस यूज़र नेम की वैल्यू है इब्शाम। राइट, सो हमने क्या कह दिया है कि ये जो मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था इसके अंदर एक इब्शाम नाम का यूज़र नेम है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मैंने एक्सेस करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगेन मैं एको कर दूंगा सेशन यूज़र नेम को, क्योंकि यूज़र नेम एक अरे है तो मैं उसको इस तरह पिक कर सकता हूँ। वापस आऊँगा, अगर प्रिंट करूँ, इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे मुझे इब्शाम शो हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन क्योंकि मैंने कहा कि आपका सेशन डिफरेंट फाइल्स के अंदर काम करता है, तो वीक 7 के अंदर जाते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अगेन
सेशन यूज़र नेम प्रिंट करते हैं। नाउ कीप दिस इन माइंड कि मैंने सेशन यूज़र नेम यहाँ पे सेट नहीं किया, वो किसी दूसरी फाइल के अंदर सेट किया। रीलोड करते हैं और week7.php के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारा इप्शाम स्टिल यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेट्स से कि मैं यहाँ से सेशन स्टार्ट को हटा देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आपके सेशन वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ सेट नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? अगेन, जब आप सेशन स्टार्ट को रन करते हो तो ये चेक करता है कि आपके सर्वर के अंदर अगर पहले से कोई सेशन रन हो रहा है तो ये उसी की वैल्यूज़ पकड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम जिसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया था पहले, तो उसको पता नहीं था कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। फिर जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया, इसने चेक किया और इसने देखा कि हमारे सर्वर में तो पहले से ही एक सेशन स्टार्ट है। फिर इसने उसके अंदर चेक किया कि क्या कोई यूज़र नेम का वेरिएबल पड़ा हुआ है और इसने उसको प्रिंट कर दिया। सिंपल एज दैट। सो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि आप सेशन क्या होता है, सेशन स्टार्ट कैसे करते हो, सेशन के अंदर वैल्यूज़ को सेट कैसे करते हो और निकालते कैसे हो। अब अगेन रिवीजन करते हैं कि सेशंस वर्क कैसे करते हैं। तो एक स्काली ड्रॉ के ऊपर आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। जैसे ही आपने index.php के अंदर सेशन को स्टार्ट किया तो एक सेशन स्टार्ट हुआ जिसकी कोई यूनिक आईडी थी। जिस तरह हम index.php के अंदर आए और हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, इसकी एक यूनिक आईडी थी। अब ये सेशन जो है ये आपका अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं तो ये सेशन वहाँ पे हर फाइल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दूसरी फाइल के अंदर जो कि week7.php थी, जब आपने रन किया सेशन स्टार्ट तो इसने चेक किया कि क्या सर्वर के अंदर पहले से कोई सेशन है। उसने कहा हाँ जी, सर्वर के अंदर पहले से सेशन है। फिर इसने चेक किया क्या उस सेशन के अंदर यूज़र नेम नाम का कोई वेरिएबल है, तो उसने कहा हाँ जी है, तो उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। सिमिलरली अगर मैं किसी और फाइल में भी जाता हूँ, सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, वो चेक करेगा, अगर तो सेशन पड़ा हुआ है तो उसी सेशन को पकड़ेगा, उसमें से जो वैल्यूज़ होंगी उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब हमने सेशन स्टार्ट कर लिया, वैल्यूज़ निकाल ली, सेट कर ली। अब हमने देखना है कि हमने सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, उसकी वैल्यूज़ को ख़त्म कैसे करना है। सो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन की वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करना है और उसके बाद पूरे के पूरे सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है। पूरे सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। अब ये करने के लिए आपने क्या करना है जी? ये करने के लिए आपने सिंपली सेशन अनसेट फंक्शन का यूज़ करना है। सो सेशन अनसेट, सेशन अनसेट फंक्शन क्या करता है, आपके सेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, हमारे केस के अंदर सिर्फ यूज़र नेम वेरिएबल है, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इस लाइन के बाद कोई यूज़र नेम नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। और ये करने के बाद आपने अपने पूरे के पूरे सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन से। सो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और ये वाला फंक्शन आपके पूरे सेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पीएचपी फिल्टर्स क्या होते हैं। पीएचपी फिल्टर्स का आप यूज़ करते हो डेटा को सैनिटाइज और वैलिडेट करने के लिए। सैनिटाइजेशन से मुराद ये है कि आपका डेटा जो है उसमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ना हो, और वैलिडेशन से मुराद ये है कि आपके डेटा का फॉर्मेट करेक्ट रहे। अब ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो यूजिंग फिल्टर वार पीएचपी फंक्शन। पीएचपी फिल्टर वार का फंक्शन दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है, एक आपने जो चीज़ इनपुट की होती है या जो आपका डेटा सर्वर एक्सेप्ट करता है, और सेकेंडली वो मेथड जो कि डिफाइन करेगा कि आपने उस एक्सेप्टेड वैल्यू को किस लिहाज से चेक करना है। सो डायरेक्टली इसकी कोड एग्जांपल्स में आ जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि हम अपने ईमेल को सैनिटाइज और वैलिडेट दोनों कैसे कर सकते हैं। तो इस कोड को यहाँ पे आके week8 के अंदर पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक ईमेल नाम का वेरिएबल है जो एक्सेप्ट कर रहा है एक वैल्यू johndoe@example.com। अब ये फॉर्मेट ईमेल के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने ईमेल को सैनिटाइज करेंगे। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको रिमूव कर दो। ठीक है, सो फिल्टर वार हमारी ईमेल की वैल्यू और ये मेथड बता दिए कि फ़िल्टर क्या करना है, सैनिटाइज करो ईमेल को। हमारा जैसे ही सैनिटाइज हो जाएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे वैलिडेट ईमेल। वैलिडेट करने से क्या मुराद है कि चेक करके बताओ कि क्या ये जो वैल्यू है इसके अंदर ईमेल का फॉर्मेट ठीक है। तो हमारे केस में तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, @ लगा हुआ है। लेट्स से कि ये ठीक नहीं है, तो हम यहाँ पे एक एल्स केस भी लगा देते हैं और एको कर देते हैं अगेन
इनवैलिड ईमेल ईमेल। अब इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं। एट दिस स्टेज वो कह रहा है कि वैलिड ईमेल, मतलब कि जो ईमेल हमें आ रहा है सर्वर के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है दैट इज़ अ वैलिड ईमेल। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर से एट द रेट निकालता हूँ तो ये कह देता है ये इनवैलिड ईमेल है, कि इसकी सैनिटाइजेशन तो हो गई है लेकिन ये वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट वैलिड। सिमिलरली लेट्स से कि मैं इसकी सैनिटाइजेशन नहीं करता और यहाँ पे H1 डाल देता हूँ। अब HTML जैसे काम करती है, क्योंकि H1 है, ये HTML के टैग्स हैं, तो अगर ये इनपुट होता है ब्राउज़र के अंदर तो इसको हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। रिलोड करते हैं तो ये हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट। नाउ यही चीज़ है जो सैनिटाइजेशन आपकी सॉल्व करती है, कि अगर किसी ने कोई शरारत की है, लेट से हमें फ्रंट एंड से उसने डेटा जो सेंड किया है वो H1 के टैग सेंड कर दिए। अब इसको मैंने कैसे टैकल करना है, मैंने मेक श्योर करना है कि मैं अपने फ़िल्टर वार के ज़रिए इसको सैनिटाइज़ कर लूँ और अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं उनको हम निकाल दें, तो रहेगा तो ये इनवैलिड, लेकिन अब हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सिंपल करेक्ट हो जाएगा। अब वो जो H1 थे वो टेक्स्ट एलिमेंट्स की तरह यहाँ पे आ रहे हैं और वो HTML के टैग्स नहीं है, ठीक है। आई होप कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगेन वो इन टैग्स को कन्वर्ट कर देगा सिंपल टेक्स्ट एलिमेंट्स के अंदर। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लास्ट देख लेते हैं जी के जेन डो एट द रेट अगर दोबारा करते हैं और वापस आके देखते हैं तो ये वैलिड ईमेल का फॉर्मेट है। इसी तरीके से आप अपने यूआरएल्स को कर सकते हो वैलिडेट, टेक्स्ट को कर सकते हो। सो अगेन टेक्स्ट को कर लेते हैं जी। अगर ये कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अगेन जो H1 का टैग है, हम अगर इसको फिल्टर वार करेंगे तो ये H1 के टैग्स अब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल बेसिक टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। रीलोड करते हैं तो पहली चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो ये फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग मेथड है ये डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि ये कोई एरर है, डेप्रिकेटेड का सिंपल मतलब ये है कि ये पुराना है मेथड, इसके कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे लेकिन हमारी बुक में उन्होंने यही पढ़ाया तो अब क्या कर सकते हैं। सो अगेन हम देख रहे हैं कि उसने जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे उसको निकाल दिया और हमें जो हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड है वो मिल गया है। अब आपने एक चीज़ का यहाँ पे फ़र्क देखा होगा कि उसने H1s को भी एक्सक्लूड कर दिया। ये क्यों है, क्योंकि इस दफ़ा हम यूज़ करते हैं, इस दफ़ा हम यूज़ कर रहे हैं फ़िल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग, ठीक है। हम एक और काम कर सकते हैं, अगेन इसके अंदर पिछली एग्जांपल के अंदर जब हमने H1 को ऐड किया था इसने H1 को भी एज अ सिंपल टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दो दफ़ा सैनिटाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस पूरे स्ट्रिंग को सैनिटाइज करेंगे और फिर इसकी ईमेल को सैनिटाइज करेंगे। सो सैनिटाइज स्ट्रिंग, तो जो हमारा ईमेल है पहले उसको करेंगे हम फिल्टर वार ईमेल फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सैनिटाइज करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है HTML के वो निकल जाएंगे और निकलने के बाद हम ईमेल सैनिटाइज करेंगे, फिर हम अपना चेक करेंगे कि ईमेल हमारा वैलिड है या नहीं है। सो वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो अब हमारे पास जो H1 के टैग्स हैं वो इसके अंदर नहीं शो हो रहे, राइट। सो आई होप कि इस चीज़ की समझ आई होगी कि सैनिटाइज स्ट्रिंग क्या करता है। सैनिटाइज स्ट्रिंग आपके अगर HTML के टैग्स फजूल के यहाँ पे कोई इनपुट कर देता है तो उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यूआरएल्स को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखते हैं कि आप अपने यूआरएल को कैसे सैनिटाइज और वैलिडेट कर सकते हो। अगेन इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमें हमें जो डेटा आ रहा है क्लाइंट से वो है https://example.com, राइट। ये हमारा यूआरएल है। यूआरएल को अगर हमने सैनिटाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे करेंगे, फिल्टर सैनिटाइज यूआरएल मेथड का यूज़ करेंगे और फिर फिल्टर वार के अंदर हम फिल्टर वैलिडेट यूआरएल का यूज़ करेंगे। अगेन पहले सैनिटाइज देन वैलिडेट, पहले सैनिटाइज फिर वैलिडेट। अगेन यहाँ पे एक एल स्टेटमेंट लगा लेते हैं कि अगर हमारा यूआरएल वैलिड नहीं है तो क्या करना है, तो प्रिंट कर देना है इनवैलिड क्लीन यूआरएल। अब क्लीन यूआरएल क्यों, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम ही ये है। अब
पहले तो जो हैप्पी पाथ है उसको देखते हैं। इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका वैलिड है यूआरएल, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर से ये कॉलन को हटा देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो ये कहता है कि आपका यूआरएल इनवैलिड है। ठीक है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो होंगे वो आपका सैनिटाइज यूआरएल के थ्रू निकल जाएंगे, लेकिन जब वो वैलिडेट करने लगेगा तो इनवैलिड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉलन अवेलेबल नहीं है। रीलोड करते हैं तो अब ये वैलिड है। इसी तरीके से आपके पास लास्ट एक चीज़ है, उसको आप कहते हो वैलिडेट एन इंटीजर। अब इंटीजर वैलिडेशन के अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ज़ीरो के साथ आपका ये वाला फंक्शन जो है प्रॉब्लम करता है। सो पहले तो ये 100 के साथ करते हैं। अगर इसमें ये बेसिकली ये चेक करेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो एक इंटीजर की वैल्यू है। सो जो वैल्यू हमें आई है वो एक 100 इंटीजर है। हम इसको फिल्टर वार करेंगे वैलिडेट इंट। बहुत सिंपल कोड है, वैसे ही है बिल्कुल जैसे पहले था। लेकिन हमारे इस केस के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पे ज़ीरो लिखा होता है तो ये फॉल्स कर देता है। ठीक है, सो एल्स echo integer is invalid। वापस आते हैं, रीलोड करते हैं, इंटीजर इज इनवैलिड, लेकिन हमें पता है कि ज़ीरो तो एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो इनवैलिड क्यों आ रहा है? अगेन ये जावास्क्रिप्ट की तरह कुछ पीएचपी के एरर्स हैं जिनको आपको खुद फिक्स करना पड़ेगा। ये मेथड के अंदर ही आते हैं। कुछ फ्लॉज होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, इसी तरह इसके अंदर भी है। उसको आप कैसे फिक्स करोगे? आपने इसको फिक्स करना है कुछ इस तरह से। आपने बताना है कि अगर इसकी वैल्यू का आंसर ज़ीरो है, या फिर अ, अगर इसकी वैल्यू का आंसर बेसिकली ज़ीरो है या फिर ट्रू है, तो आपने कह देना है इंटीजर इज़ इनवैलिड और इज इंटीजर इज़ वैलिड। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इंटीजर इज इक्वल टू ज़ीरो तो चेक करो कि फ़िल्टर वार करने के बाद अगर आंसर ज़ीरो के इक्वल आता है तो वैलिड होगा, या फिर आंसर इंटीजर के इक्वल ही आता है तो वैलिड होगा। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर। सो अब अगर हम यहाँ पे एल्स लगाते हैं और एको कर देते हैं इंटीजर इज इनवैलिड, तो दोनों केसेस के अंदर हमारा इंटीजर अब वैलिड ही आ रहा है। बेशक यहाँ पे ज़ीरो हो, बेशक 100 हो, बेशक कुछ भी हो। आपने बस ये वाला चेक यहाँ पे लगाना है कि इसलिए भी चेक करो कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल भी है तो भी आपने इसको वैलिड ही कहना है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ लाइन को तो अगेन ये इनवैलिड हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि फ़िल्टर वार की आपको समझ आ गई होगी। लास्टली आप आईपी को चेक कर सकते हो। इसको पेस्ट करते हैं। आईपी है आपकी लोकल होस्ट के इक्वल, ये लोकल होस्ट की आईपी है। अगर आपने इसको वैलिडेट करना है तो ऐसे करेंगे, द आईपी इज़ वैलिड। अगर हम इसको निकाल देते हैं कुछ इस तरह से तो ये कह देगा कि अगेन बेसिकली इनवैलिड है, तो इनवैलिड का केस हमने नहीं लिखा, एको आईपी इज़ इनवैलिड। इनवैलिड, और अगर हम यहाँ पे 0.1 लगा देते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं तो इट इज़ अ वैलिड आईपी, और ये लोकल होस्ट कहलाती है अगर आप सर्च करना चाहो। ठीक है, सो आई होप फिल्टर वार की समझ आ गई होगी। फिल्टर वार अगेन क्या करता है, आपके कोड को सैनिटाइज और वैलिडेट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास माई सीक्वल डेटाबेस की इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि डेटाबेसेस क्या होती हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटाबेसेस। उसके बाद आपके पास DBMS आ जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। उसके अंदर माई सीक्वल है, सीक्वल सर्वर है, पोस्टग्रेस है, सीक्वल लाइट है, डिफरेंट है, राइट। अब इन सब को मैनेज करने के लिए आपके पास डेटाबेस टूल्स हैं जैसे कि जैम्प, मैम्प। ये दोनों यूज़ होते हैं आपके माई सीक्वल के सर्वर को रन करने के लिए। माई सीक्वल इट्सेल्फ एक फ्री और ओपन सोर्स डेटाबेस है जो कि फास्ट है, एफिशिएंट है, और इसको आप अगर मैनेज करना चाहो तो डायरेक्टली PHP माई एडमिन के अंदर भी कर सकते हो। हमारे केस के अंदर हम इसको टेबल प्लस के अंदर मैनेज करेंगे, और ये क्या है क्या नहीं इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ अभी। ये जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकली आप पढ़ सकते हो। लास्टली आपके पास माई सीक्वल प्रिविलेजेस हैं और सिक्योरिटीज़ हैं, यानी कि माई सीक्वल डेटाबेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर आपको पहले से कुछ डेटाबेसेस प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं, जिसमें यूज़र डेटाबेस है,
कॉलम डेटाबेस, कुछ सिक्योरिटी बेस्ड डेटाबेसेस होती हैं जिनकी डिफरेंट प्रिविलेजेस होते हैं। तो ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो। हमने जो डिस्कस करना है वो ये कि पीडी और माई के अंदर क्या फ़र्क है और आप सीक्वल को पीएचपी से कैसे कनेक्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस करते हैं कि माई और पीडीओ के अंदर फ़र्क क्या है। अब जब भी आप लोग अपने सर्वर के साथ माई के सर्वर को कनेक्ट करते हो, यानी कि जो आपका पीएचपी का सर्वर है, अगर आप चाहते हो कि ये माई के सर्वर के साथ कनेक्ट करे, तो आप इसको डायरेक्टली हैंड इन हैंड कनेक्ट नहीं कर सकते एक कोड की लाइन से। इनके दरमियान एक मिडल मैन होगा जिसको आप ड्राइवर कहते हो। आपके केस के अंदर वो माई कनेक्ट हो सकता है या फिर पीडीओ हो सकता है। हमें एक कोड एग्जांपल्स के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माई कनेक्ट की एग्जांपल दी है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन में मेन डिफरेंस ये है कि माई का आप यूज़ करते हो माई को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, और पीडीओ के ज़रिए आप 12 डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे माई सर्वर है, पोस्टग्रेस है, सीक्वलाइट है, जिसके भी साथ आप कनेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो यूजिंग पीडीओ। लेकिन माई के साथ आप सिर्फ माई सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे। सो इसको कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली इसके कोड को देख लेते हैं और यहाँ से इसका कोड कॉपी करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। पीएचपी का टैग स्टार्ट करेंगे, एक कनेक्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। इस टोटल चीज़ को आप कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हो, जिसके ज़रिए आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो। सो माई कनेक्ट आपके फंक्शन का नाम है। उसके अंदर आपने बताना है कि आपका जो माई सर्वर है वो कहाँ पे है। हमारे केस में हमारे लोकल होस्ट के ऊपर ही है। सिमिलरली जो हमारे माई सर्वर का पासवर्ड है, और सॉरी यूज़र नेम है, वो रूट है, उसका पासवर्ड कोई भी नहीं है। और एट दिस स्टेज हम सिर्फ सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने सर्वर के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो फिर एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारी डेटाबेस का जो भी हमारा नाम है वो हमें देना पड़ेगा। राइट, एट दिस स्टेज हम सिर्फ अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये कनेक्शन हो जाता है ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू रिटर्न हो जाता है तो प्रिंट हो जाएगा कनेक्टेड। सो वीक 9 के अंदर जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं, वो कनेक्टेड यहाँ पे लिखा आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने माई कनेक्ट के साथ अपने डेटाबेस के सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो कनेक्ट हो गया कुछ इस तरह से। अब लेट से कि मैं अपने सर्वर के अंदर आता हूँ। राइट, अब मेरे पास मेरे माई के सर्वर के अंदर कुछ डेटाबेसेस हैं। लेट से मेरे पास ये वाली डेटाबेस है। राइट, सो इस्लामिक क्विज नाम की मेरे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर मेरे पास यूज़र्स हैं, क्विजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस सर्वर के अंदर इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूँ, तो मैं सिंपली अपने कोड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे इस्लामिक क्विज लिख दूँगा। इसका मतलब ये है कि मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद मेरी इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, और यहाँ पे हमने एक एम्प्टी कोड डालना है क्योंकि ये पासवर्ड का स्ट्रिंग है। तो लोकल होस्ट पे सर्वर है, उसका यूज़र नेम रूट है, उसका पासवर्ड एम्प्टी है, और डेटाबेस जिसके साथ मैंने कनेक्ट करना है उसका नाम है इस्लामिक क्विज। अगर कनेक्शन हो जाएगा तो कनेक्टेड लिखा आ जाएगा। सो वापस जाते हैं, रीलोड करते हैं, कनेक्टेड लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि हम अब हमारी इस डेटाबेस के ऊपर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगर बैक आते हैं तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हैं कि डेटाबेस को क्रिएट करना है, टेबल को क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है डेटा को, लास्ट इंसर्टेड आईडी देखनी है। ये सारी स्टेटमेंट्स को अभी हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन एट दिस स्टेज हम कहते हैं कि हमने लेट्स से हम यहाँ से इस इस्लामिक क्विज को ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखेंगे हम, या एक सीक्वल की कमांड लिखेंगे जिसको हम कहेंगे क्रिएट डेटाबेस, और जो भी आपकी डेटाबेस का नेम है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सीक्वल प्रैक्टिस। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी। अब नेक्स्ट आपने करना ये है, आपने हमने अपनी क्रिएट डेटाबेस, हमारे केस के अंदर हमारी डेटाबेस का जो नेम है वो है सीक्वल प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट आपने एक क्यूरी परफॉर्म करनी है अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर, और साथ अपने अपनी जो सीक्वल की कमांड है उसको पास करना है। सो हम कह रहे हैं इफ़
माई सीक्वल क्यूरी, और इसके अंदर हम अपना पहले कनेक्शन पास करें कि इस सर्वर के ऊपर अगर ये वाली कमांड सक्सेसफुली रन हो जाती है तो एको कर दो डेटाबेस क्रिएटेड। ठीक है, सो अगेन SQLi क्यूरी, माई SQLi क्यूरी। वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं तो वो कह रहा है कनेक्टेड, और उसके बाद वो कह रहा है डेटाबेस क्रिएटेड। अब अगर मैं जाता हूँ अपने सर्वर के ऊपर और यहाँ पे देखता हूँ तो ये SQL प्रैक्टिस नाम की डेटाबेस बन चुकी है, राइट। अब अगेन हम कोई और बनाते हैं, SQL प्रैक्टिस 2 नाम की बना लेते हैं जी इस दफ़ा। सो SQL प्रैक्टिस 2, अगेन इसको रीलोड करते हैं, अगेन डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अगेन आएंगे, सो SQL प्रैक्टिस 2 भी क्रिएट हो चुकी है। हम SQL प्रैक्टिस के अंदर जाते हैं और हमें पता लग रहा है कि अभी इसके अंदर कोई टेबल्स वगैरह नहीं है। हम इसके अंदर अब नेक्स्ट जो काम होगा, हम टेबल को ऐड करेंगे। अब डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर ली है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर हमने अगर कोई टेबल ऐड करना है तो वो कैसे करना है जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन आप कैसे करोगे, आपने जहाँ पे माई SQLi कनेक्ट को ड्राइवर को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, उसी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपने लास्ट पे आके जो आपने डेटाबेस सिलेक्ट करनी है उसका नाम लिखना है। सो हमारे केस में SQL प्रैक्टिस हमारी डेटाबेस का नेम है। अब इसके अंदर अगर मुझे कोई टेबल ऐड करना है तो मैं अगेन क्या करूँगा, मैं इस SQL क्यूरी के अंदर आके कहूँगा क्रिएट टेबल। मेरी टेबल का जो भी नाम है, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि हमने यूज़र नाम के टेबल को बनाना है, और इसके अंदर मेरे पास एक आईडी होनी चाहिए और मेरे पास एक नेम होना चाहिए। लेकिन कि हम डायरेक्टली इस तरह नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे हमारी जो आईडी है इट इज़ एन अनसाइंड इंटीजर, और इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट हो, और ये हमारी प्राइमरी की भी है, राइट। सो इसी तरीके से जो हमारा नेम है ये एक वारकार 50 डेटा टाइप का होगा, यानी कि इसके अंदर 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, राइट। और ये नल नहीं हो सकता, सो नॉट नल। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन आपने एक क्यूरी करनी है कनेक्शन और अपनी SQL स्टेटमेंट के साथ, और इस केस में हम डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहे, डेटाबेस का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। हम एक दफ़ा इसका अगेन सिंटैक्स जो है इसको कंफर्म कर लेते हैं। सो अगर मैं वापस आता हूँ एग्जाम्पल्स के ऊपर तो क्रिएट टेबल हमने यूज़र बनाया है, उसकी कोई आईडी होगी, वो इंटीजर होगी। इस केस में ये इंट यूज़ कर रहा है, हमने इंटीजर यूज़ किया है, सो हम भी इंट कर लेते हैं, इंट अनसाइंड, इट इज़ एन ऑटो इंक्रीमेंट, और ये एक प्राइमरी की है। सिमिलरली हमने नेम का यूज़ किया है जो वारकार 50 है और नॉट नल है। अब आते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर जाके रिफ़्रेश करते हैं तो वो कहता है डेटाबेस टेबल क्रिएटेड। अपने टेबल प्लस के ऊपर आके इसको अगर रीलोड करते हैं तो यहाँ पे यूज़र का टेबल क्रिएट हो जाता है जिसमें आईडी और नेम हमारे 2 कॉलम हैं। और इसकी स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो नेम जो है वो एक कॉलम है जो वारकार 50 है, आईडी एक इंट है, इंटीजर है जो अनसाइंड है, राइट। और इसके अंदर ये ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है। इट इज़ अ प्राइमरी की, यहाँ पे ये लिखा है कि प्राइमरी है, और कॉलम नेम कौन सा है, आईडी। अब नेक्स्ट हमने टेबल भी बना लिया है, डेटाबेस भी बना लिया है, टेबल के अंदर हमने कोई डेटा इंसर्ट करना है जी, ठीक है। तो इस SQL क्यूरी को हम अगेन चेंज करेंगे, हम कहेंगे इंसर्ट इनटू किसके, यूज़र के अंदर। क्या इंसर्ट करना है जी, यूज़र के कौन कौन से कॉलम इंसर्ट करना है आपने, नेम कॉलम के अंदर, और क्या वैल्यूज़ होंगी उसकी। हमारे केस में हम कह देते हैं उसकी वैल्यू है इफ शाम ch, राइट। सो ये हमारी वैल्यू है जी। अगेन हम रिफ्रेश करेंगे, लेकिन इस केस के अंदर हम कह देंगे डेटा इंसर्टेड, रिफ्रेश करते हैं और आ जाता है डेटा इंसर्टेड। वापस जाते हैं अपने डेटा के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास
रिकॉर्ड आ जाता है जिसके अंदर इब्शाम सी एच लिखा हुआ है और उसकी आईडी 1 है। अगेन वन थिंग टू नोटिस कि मैंने यहाँ पे आईडी ऐड नहीं की। क्यों नहीं ऐड की? क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है वो ऑटोमेटिकली। और अगर मैं खुद ऐड करूँगा और मैं गलती कर देता हूँ और सेम वैल्यू पास कर देता हूँ तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की एक तो यूनिक होनी चाहिए, वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंटेड होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड है हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जब प्राइमरी की अपने स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिए तो उसको आपने इंसर्ट इनटू के अंदर नहीं लिखना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपने माई सीक्वल के अंदर अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो इमीडिएटली आप ये कैसे देख सकते हो कि आपने कौन सी आईडी के रैकेट को ऐड किया था। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और कोड को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। हमारे केस के अंदर हमारी डेटाबेस का नाम क्या है? सीक्वल प्रैक्टिस। और इसके अंदर हम कर रहे हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हमारे केस के अंदर हमारे टेबल का नाम है यूज़र, और इसके अंदर हम सिर्फ नेम पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेम लिख देंगे और नेम के अंदर हम सिर्फ नदीम लिख लेंगे। राइट, इसकी वैल्यू जो है नदीम है। सीक्वल की क्यूरी करते हैं कनेक्शन के ऊपर, और हमारी सीक्वल की जो कमांड है वो ये है। और नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अगर ये क्यूरी सक्सेसफुल होती है तो क्या करो? माई सीक्वल इंसर्ट आईडी का यूज़ करो। ये एक फंक्शन है, उसके अंदर आप कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हो, और ये देखता है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर जो भी चीज़ लास्ट पास हुई है उसकी मुझे आईडी दे दो। फिर वो आईडी ये लास्ट आईडी के अंदर स्टोर करेगा, और यहाँ पे एक प्रिंट हो जाएगी चीज़ के लास्ट इंसर्टेड आईडी इज इक्वल टू लास्ट आईडी। और ये सारा कुछ करने के बाद हम अपने कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। वो कह रहा है कि लास्टली आपने इंसर्ट की थी 2 आईडी का रिकॉर्ड। आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दूसरी आईडी का रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हुआ है जिसका नाम नदीम है। वापस आते हैं और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है एक ही बारी के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं? अगेन इट्स वेरी सिंपल। आपने इसमें जो चेंज करना है वो ये करना है कि आपने ऑपरेटर्स का यूज़ करना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया। हमारे केस में हमारे डेटाबेस का नाम है सीक्वल प्रैक्टिस, और हमने यूज़र के अंदर चीज़ें पास करनी है। इसको मैं दोबारा ही लिख लेता हूँ। हमने यूज़र के अंदर सिर्फ नेम पास करना है, और हमारे केस में हम 3 नेम पास करेंगे। हमारी टेबल का नाम है यूज़र, और सीक्वल डॉट इक्वल का मतलब ये है कि आप बेसिकली इसी स्ट्रिंग के आगे कुछ स्ट्रिंग लगा रहे हो। ठीक है, तो वो कैसे लगाओगे? अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो आप बेसिकली कुछ ये काम करने वाले हो। ठीक है, अब ये आपने इकट्ठे ही लिख ली है ना जो 3 क्यूरीज। ठीक है, इसको आपने अलग अलग लिखना है। अगर आपने अलग अलग लिखना है तो आप लिख ऐसे सकते हो, एट लास्ट आपका रिजल्ट ऐसा ही होना। सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। इसको काट देते हैं। हम 3 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे जी। और लास्टली यहाँ पे उम्र को इंसर्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट अभी हम इस कनेक्शन को बिल्ड नहीं करते। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले इस सीक्वल की स्ट्रिंग को देख लो कि ये किस तरह का दिख रहा है। जिस तरह का मैं पहले दिखा रहा था वैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। वापस आते हैं सर्वर के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज बाबर कॉलन, फिर उसके बाद इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यू अथरूबा, फिर सेमीकोलन, फिर इंसर्ट इनटू वैल्यूज उमर। अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्टली डेटाबेस की क्यूरी के अंदर ऐड करूँ, क्या ये रन होगी? इसको रन करके देखते हैं। तो वो कह रहा है कि इफेक्ट हो गई है। यूज़र के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ 3 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब हमारे कोड के अंदर हम अपने नेम्स को चेंज कर लेते हैं। हम कह देते हैं जी हमारे पहले जो नेम है उसका आयशम नाम है, दूसरे का नेम जो है इनायत है, तीसरे का जो नेम है वो है अरीबा। ठीक है, अब इस कनेक्शन को हम रन करते हैं। माई सीक्वल लाइव मल्टी क्यूरी
connection, SQL, new records have been correctly created successfully. फंक्शन का डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमने इस दफ़ा क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को असाइन करना है, तो हम यहाँ पे MySQLi मल्टी क्यूरी का यूज़ कर रहे हैं. सो ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं और अपने डेटाबेस को आके अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो 3 रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ चुके हैं नए, राइट. सो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो, डेटाबेस में क्रिएट कैसे कर सकते हो टेबल को, इंसर्ट कैसे कर सकते हो डेटा को, लास्ट आईडी कैसे निकाल सकते हो और मल्टीपल डेटास को कैसे इंसर्ट कर सकते हो. अब नेक्स्ट हमने तैयारी पकड़नी है कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया है इसको हम फेच कैसे करें, यानी कि डेटाबेस के अंदर से निकालें कैसे. उसके लिए पहले आपको अपनी सीक्वल की स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है. तो प्रिपेयर क्या होता है? प्रिपेयर इज़ अ वे के जिसके ज़रिए आप सिक्योरली अपनी डेटाबेस के अंदर चीज़ों को डाल सकते हो और निकाल सकते हो. अभी भी हम ऐड कर रहे हैं बट इट इज़ नॉट अ सिक्योर मेथड. इसके अंदर सीक्वल इंजेक्शन क्यूरी हो सकती है, आपका डेटा हैक हो सकता है. अब आपने सीक्वल की स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपने अपना जो है कनेक्शन बिल्ड करना है. यहाँ पे सीक्वल प्रैक्टिस आ जाएगा. अब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को बिल्ड करना है. जो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा उसके ऊपर आपके पास एक प्रिपेयर का फंक्शन होगा. यहाँ से आपने अपनी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है. सो प्रिपेयर सीक्वल स्टेटमेंट. और सीक्वल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का मतलब सिंपल ये है कि वही जो क्यूरी की कमांड हम लिख रहे थे पहले, लेकिन इस दफ़ा हम वैल्यूज़ के अंदर अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे और बाद में ये वैल्यूज़ को बाइंड कर देंगे. ओके. सो लेट्स से कि हमारे केस के अंदर हमारे पास यूज़र का टेबल था और सिर्फ उसमें नेम था, तो बाकी सारी चीज़ें हम निकाल देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है ऐड करने वाली. और इसके अंदर हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए. और जो मेरा नेम है, अल्लाह आपका भला करे, वो खालिद है हमारे केस के अंदर, लेट से. तो इसको रीलोड करते हैं एंड देयर इज़ एन एरर आर्ग्यूमेंट एरर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे एक एस आना था, मैंने 3 एस लगा दिए. अब रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है. सो वापस आते हैं, रीलोड करते हैं. यहाँ पे खालिद आ गया है बट द थिंग इज़ कि इस दफ़ा हमने सीक्वल क्यूरी इंजेक्शन को भी पास कर दिया है. मतलब कि जो भी चीज़ों से हमारा डेटाबेस हैक हो सकती थी उसको हमने पास कर दिया. आप सिंपली इसको ये समझ सकते हो कि प्रिपेयर और बाइंड पैरामीटर्स का मतलब ये है कि आप सिक्योरली डेटा को ऐड कर रहे हो. आपका डेटा ड्यूरिंग द क्यूरी कोई हैक नहीं कर सकता हैकर आके. अब सारा डेटा तो हमने इंसर्ट कर लिया है अपने डेटाबेस के अंदर, लेकिन उस डेटा को अगर हम निकालना चाहते हैं और ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप सिंपली सिलेक्ट क्यूरी का यूज़ करोगे. सो इस कोड को कॉपी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ये कैसे वर्क कर रहा है. अगेन हमारी डेटाबेस का नाम है सीक्वल प्रैक्टिस. हमने अपनी यूज़र टेबल में से सिर्फ और सिर्फ नेम और आईडी को निकालना है हमारे केस के अंदर, ठीक है. और अगर हम माई सीक्वल क्यूरी करेंगे, अंदर कनेक्शन देंगे, अपनी सीक्वल की कमांड देंगे, हमें रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर. अब अगर ये रिज़ल्ट वेरिएबल ट्रू होगा तो हमें ये कोई कुछ नंबर ऑफ रोज़ जो सी है रिटर्न करेगा डेटाबेस, राइट. अब हम यहाँ पे कह रहे हैं अगर तो ये नंबर ऑफ रोज़ ज़ीरो से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कुछ रिटर्न किया है, ठीक है. अगर ये ज़ीरो से ज़्यादा है तो माई सीक्वलाई फेच एसोसिएट फंक्शन रन करो इसी रिजल्ट के ऊपर और बारी बारी रोज को निकालो. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये माई सीक्वलाई एसोसिएट क्या है. अगर मैं एको करता हूँ यहाँ पे, लेट से हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अब ये एसोसिएट का क्या मतलब है? इसका मतलब है एसोसिएट अरे. एसोसिएट अरे के अंदर से आप डेटा कैसे निकालते हो? एसोसिएट अरे होती है कुछ इस तरह की. सो आई डी इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू इब्शाम, राइट. अगर मुझे इस
अरे का डेटा निकालना तो कुछ इस तरह निकालूंगा, आईडी, नेम, कीज की फॉर्म के अंदर, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि हमें पहली अरे जो है, पहली रो जो है बेसिकली वो रिटर्न हुई है। हमारी जो रो है वो किस सूरत की है, वो हमारी रो है इस सूरत की, आईडी, और बाद में हमारी आईडी का ये है, और उसके बाद जो नेम है वो कॉलम है, और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है अगर आप डेटाबेस को देखो। सो हमारे पास आईडी है और नेम है, ये हमारी दो कीज़ हैं, राइट। हमने इस अरे को नाम दे दिया है रो का, तो हम कह सकते हैं रो आईडी, सिमिलरली रो नेम, राइट। और ये डॉट के ज़रिए आप बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, कंकैटिनेशन स्ट्रिंग कहते हैं इसको, ऑपरेटर कहते हैं, सॉरी। सो एको कर दो इसको, और इन सब के दरमियान एंड पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं जी। ब्राउज़र के ऊपर आते हैं और रीलोड करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये पहली रो रिटर्न कर रहा है, ये वाली इब्शाम वाली, राइट। अब दूसरी रो अगर मुझे रिटर्न करनी है तो इसी को मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा जी। इसको दोबारा कॉपी करते हैं और यहाँ पे रन कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी रो आ जाएगी। इसी तरीके से तीसरी करनी है तो इसको तीसरी दफ़ा रन कर दो। इससे हमें क्या समझ आई कि ये एट अ टाइम एक रो रिटर्न करता है, लेकिन अगर कोई रो पहले से रिटर्न हो चुकी है वो उसको स्किप करके अगली रो पे चले जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमने लूप चलाई और हमने कहा कि जब तक हमारी सारी एरेज ख़त्म नहीं हो जाती आप रिटर्न करते रहो, राइट। तो हमने कहा अगर हमारी जो रिटर्न की है माई सीक्वल ने रोज़, वो उनका रिजल्ट एक से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रिटर्न हुआ है। फिर दूसरी बारी हमने कहा कि जब तक हमारी रोज़ ख़त्म नहीं हो जाती, जो हमें ये वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है, आप कुछ ना कुछ प्रिंट करते रहो। सो हम कहेंगे पहले हमें रो की आईडी प्रिंट करके दो, फिर हमें नेम प्रिंट करके दो, और ये बाकी सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। वापस आए तो हमें एक एरर आ गया यहाँ पे। एरर कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, वेट अ सेकेंड। ऑन लाइन 11, 11 लाइन के ऊपर एरर है, यहाँ पे डॉट आना है। रीलोड किया और हमें जितने भी हमारी रोज हैं डेटाबेस के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे अब प्रिंट होते हुए नज़र आ गई। नेक्स्ट देखते हैं कि जो डेटा हमने डेटाबेस के अंदर ऐड किया है हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन बिल्ड करने के बाद सीक्वल की क्यूरी लिखनी है, डिलीट फ्रॉम यूजर टेबल वेयर, वेयर हमारा यहाँ पे क्लॉज होगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, लेट से, राइट। ये हमारी सीक्वल स्टेटमेंट है। अगेन यहाँ पे आपने माई सीक्वल आई क्यूरी का यूज़ करना है। पहले अपना कनेक्शन स्ट्रिंग देना है और सेकेंडली अपनी सीक्वल की क्यूरी देनी है। जैसे ही इसको हम करेंगे रीलोड, तो यहाँ पे आपके पास 3 आईडी के जो रो थी वो ख़त्म हो चुकी है। सिमिलरली अब इसको अगेन करते हैं, 2 को ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं 2 पे क्या पड़ा हुआ है, नदीम पड़ा हुआ है। ब्राउज़र को रीलोड करते हैं और डेटाबेस को रीलोड करते हैं तो नदीम यहाँ से निकल जाता है। हमने यहाँ पे कोई ब्राउज़र के ऊपर लिखी हुई चीज़ नहीं दिखाई, इस वजह से वहाँ ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा। अगर आप वो दिखाना चाहते हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ये क्यूरी ट्रू है तो एको कर दो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। वापस आते हैं। अब हम इब्शाम को डिलीट कर देते हैं जी, और ब्राउज़र पे गए, रीलोड किया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ से आके रीलोड किया, इब्शाम यहाँ से डिलीट हो गया। अब लास्ट क्यूरी हमारे पास बची है वो है अपडेट की, तो अपडेट कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, जैसे कि अतरूबा का रिकॉर्ड है, अगर मैंने इसको इब्शाम के नाम से तब्दील करना है तो कैसे करूँगा। पहले हमने बताना है कि हमने कौन से टेबल को अपडेट करना है। सो अपडेट यूज़र टेबल, और सेट कर दो नेम इज़ इक्वल टू इब्शाम, जहाँ पे आईडी इज़ इक्वल टू 4। ये हमारी सीक्वल की क्यूरी है। आईडी जहाँ पे 4 है वहाँ पे अतरूबा की जगह इब्शाम लगा दो। सो अगेन if my SQLi क्यूरी, इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग और सीक्वल।
की स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू है तो एको कर दो डेटाबेस अपडेटेड सक्सेसफुली। वापस आते हैं, रीलोड करते हैं, डेटाबेस अपडेट सक्सेसफुली आ जाता है। इसको रीलोड करते हैं तो 4 पे अब शाम आ गए। ओके, सो अपडेट का भी हमने देख लिया है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिट का बचा है कि जब आप डेटा को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप अपनी मर्ज़ी का डेटा जितना आप निकालना चाहते हो उतना निकाल सकते हो। तो ये क्या है जी, ये बेसिकली आपका है कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र टेबल, लेकिन इसको लिमिट कर दो सिर्फ 5 रिकॉर्ड के साथ या 2 रिकॉर्ड जितना लिमिट कर दो जी। ठीक हो गया। अब हमने बेसिकली इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और लास्ट पे लिमिट लगा देते हैं। लिमिट इसकी इतनी है और सीक्वल्स प्रैक्टिस है। हमने सिर्फ और सिर्फ नेम निकालना है और आईडी निकालनी है, और इसी तरीके से ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये फजूल है। वापस आते हैं ब्राउज़र पे और सिंटेक्स एरर आ जाता है डॉट का लाइन 9 के ऊपर। लाइन के ऊपर हमारे पास 2 डॉट्स हैं, एक डॉट होना चाहिए। स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि यहाँ पे यूज़र आना है। तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न हुआ डेटा वो 2 रोज का हुआ है। अगर मैं इसकी लिमिट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 5 तक तो 5 रोज रिटर्न होंगी। इसी तरह 6 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, मेरी मर्ज़ी की लिमिटेड रोज मुझे रिटर्न होंगी। ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको बहुत कम डेटा फेच करना हो, एक से ज़्यादा डेटा आप ट्रैवल नहीं करना चाहते और अपनी प्रोसेसिंग पावर को बचाना चाहते हो। ठीक हो गया। बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कि हमने फ़ाइल हैंडलिंग कैसे करनी है। फ़ाइल हैंडलिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने स्लाइड्स पर जाएँ और अपनी ये वाली फ़ाइल हैंडलिंग के टॉपिक की स्लाइड में से ये वाले टेबल को ओपन करें। मोड्स टू ओपन अ फ़ाइल। अब फ़ाइल हैंडल होती कैसे है, बेसिकली आप सबसे पहले फ़ाइल को ओपन करते हो, फिर ओपन करते वक्त आप अपनी परमिशंस बताते हो कि आपने फ़ाइल को रीड करना है, राइट करना है, या फिर उसके अंदर डेटा अपेंड करना है। ओके, उसके बाद फाइल को राइट करते हो, रीड करते हो, या जो भी आपका दिल करता है अकॉर्डिंग टू आप फंक्शन वहाँ पे रन करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे पास अभी फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्यों ना हम फाइल को रीड करें और राइट करें। सो इसके अंदर कह रहा है कि अगर आप डब्ल्यू का ऑप्शन यूज़ करते हो तो ये पहले से अगर कोई फाइल है उसके अंदर से सारा कंटेंट रीड करके नया कंटेंट डालता है। लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट कर देता। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल ओपन करनी है आपने। सो फाइल वेरिएबल है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं एफ ओपन के ज़रिए। हम कहते हैं कि कोई फ़ाइल है जिसका नाम है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, इसको आप ओपन कर दो। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती ये बात की बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अपनी मेमोरी बफर के अंदर इसको रख लो। किस तरह की फ़ाइल को आपने राइटिंग परमिशंस देनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एफ राइट का यूज़ करके कहेंगे कि आप इस फाइल को पकड़ो और इसके अंदर दिस इज सैम्पल टेक्स्ट नाम के टेक्स्ट को लिख दो। अब ये एफ राइट देखेगा कि इस फाइल, इस नेम की फाइल के पास हमारे पास राइटिंग परमिशंस तो हैं, लेकिन ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर नहीं करती तो बना देगा और फिर इसके अंदर ये टेक्स्ट को डाल देगा। जैसे ही हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, वापस आते हैं, एक फ़ाइल यहाँ बन जाती है। ओके, सो अब इस फाइल के अंदर हम कुछ टेक्स्ट को चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान, स्टोर करते हैं, रीलोड करते हैं, वापस आते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, मीनार पाकिस्तान हो जाता है। क्यों मीनार पाकिस्तान हो जाता है पूरे का पूरा? क्योंकि एफ राइट पूरी की पूरी फाइल के कंटेंट को पहले जो होता है डिलीट करता है, फिर उसको चेंज कर देता है। इसी तरीके से हम एफ रीड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हम फाइल को ओपन करेंगे, नीचे जाके हम कहेंगे कि इस दफ़ा इसको रीडिंग की परमिशंस दे दो और एको कर दो एफ रीड एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी को। अगेन ये रिसोर्स को एक्सपेक्ट करता है तो यहाँ पे फाइल ऐड करेंगे और हमने लास्ट में बताना होता है कि कितने साइज़ के डेटा को आपने रीड करना है। तो फाइल साइज फंक्शन का यूज़ करके इसमें डायरेक्टली आप एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी
ऐड कर सकते हो, जिसका मतलब ये है कि हम पूरी फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। ओके, लोड करते हैं तो यहाँ पे मनार पाकिस्तान आ जाता है। अगेन अगर मैं इसके टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, डॉट 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 लगा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मनार पाकिस्तान अगेन आ रहा है। जो फाइल हम राइट कर रहे हैं उसी को हम रीड कर रहे हैं। अब इनके दो फंक्शंस और भी हैं। आप फाइल पुट कंटेंट का यूज़ करके राइट कर सकते हो और फाइल गेट कंटेंट का यूज़ करके अपने डेटा को रीड भी कर सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, अगर इसके अंदर मैंने डेटा को अपेंड करना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो पहले तो फाइल को ओपन करेंगे और उसकी परमिशन को हम ए के इक्वल कर देंगे। ठीक हो गया। द एग्जिस्टिंग डेटा इज़ प्रिजर्व्ड, यानी कि जो पहले से डेटा पड़ा होता है वो प्रिजर्व होता है, और आपका पॉइंटर जो है वो बिल्कुल एंड ऑफ द फाइल से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका जो राइटिंग स्टार्ट होगी वो इस डॉट के बाद से स्टार्ट होगी। तो अपेंड कर देते हैं और इसके अंदर हम एफ राइट कर देते हैं, और एफ राइट करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसोर्स आएगी यहाँ पे, और मनारे पाकिस्तान, और इसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देते हैं जी। अगेन इसको रीड कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, और दो दफ़ा अभी प्रिंटिंग होगी चीज़ों की। सो पहले मनारे पाकिस्तान प्रिंट होगा और फिर मनारे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट होगा, जो हमने अपेंड कर दिया डेटा उसके अंदर। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद अब हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शंस हैं ये क्या हैं। आर प्लस से आपको अवेलेबिलिटी मिलती है कि आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है कि आपका फाइल पॉइंटर जो है हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा, तो ये जो भी चीज़ होगी उसको रिप्लेस कर देगा। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको आर प्लस कर देता हूँ। हमें पता है कि पॉइंटर हमारा स्टार्ट से स्टार्ट होगा। अगर मैं राइट करूँगा ना मीनार पाकिस्तान की जगह इब्शाम, तो इसके पहले 6 लेटर्स को रिप्लेस कर देगा और आगे ई पाकिस्तान लिखा लिखा ही आएगा। सो लेट्स से आर प्लस मीनार पाकिस्तान की जगह मैं कहता हूँ कि जो मेरी फ़ाइल है उसके अंदर आप इब्शाम लिख दो। ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे इब्शाम आ गया, ई वहीं पे है और पाकिस्तान आ गया। तो उसने जो पहले 6 लेटर थे उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारा कर्सर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हुआ। ओके, इसी तरीके से हमारे पास डब्ल्यू प्लस होगा, ये भी रीड राइट देता है लेकिन सारे कंटेंट को डिलीट कर देता है। फिर ए प्लस है, ये भी रीड राइट है, लेकिन ये जो आपका डेटा है उसको प्रिजर्व करता है और क्रिएट्स अ न्यू फाइल अगर तो नहीं क्रिएट की हुई। एक्स प्लस क्या करता है, ये भी रीड राइट करता है। तो प्लस वाले सारे रीड राइट करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपकी पहले से फाइल क्रिएटेड होगी तो एक्स प्लस आपको एरर दे देगा। अपेंड जो है अपेंड ही करेगा, अगर पहले से फाइल नहीं होगी बना देगा। डब्ल्यू प्लस रीड राइट करेगा, पहले से फाइल नहीं होगी तो बना देगा लेकिन सारा कंटेंट डिलीट कर देगा। और आर प्लस कंटेंट डिलीट नहीं करेगा, रिप्लेस करेगा। अब बिल्कुल जो लास्ट टॉपिक्स हैं एफ क्लोज के बाद वो हैं कि आप एक सिंगल लाइन को कैसे रीड कर सकते हो। आप ये कैसे चेक कर सकते हो कि किसी फाइल का एंड हो गया है या नहीं हुआ, और आप एक सिंगल कैरेक्टर को कैसे रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ ये वाले फंक्शन को परफॉर्म करूँगा, बाकी सारे फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगेन करने में क्या जाता है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पहले फ़ाइल को हम ओपन करें, हमारी फ़ाइल का नाम है example.txt। हम इसको रीड करना चाह रहे हैं और एफ गेट्स को हम प्रिंट करेंगे और फिर फाइल को क्लोज़ कर देंगे। अ, हमारे केस के अंदर हमारा पाक जो है ये पहली लाइन है, पाकिस्तान जो है ये दूसरी लाइन है। तो ये सिर्फ पाक को प्रिंट करना चाहिए इसको। तो अगर वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, रीलोड करते हैं, तो ये सिर्फ पाक को प्रिंट कर रहा है। सिमिलरली अगर पाक के आगे मैं इब्शाम लिख देता हूँ तो ये पाक इब्शाम को प्रिंट करेगा। पहली लाइन को प्रिंट करना, इसका मतलब ये है। तो एफ गेट्स क्या करता है, पहली लाइन को प्रिंट करता है। अब एंड ऑफ फाइल से हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब तक मेरी फाइल का एंड नहीं हो जाता आप पहली पहली लाइन को प्रिंट करते रहो। तो बेसिकली पूरी फाइल को ही प्रिंट कर दो, हम ये कह रहे हैं। जब तक वाइल एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, नहीं का मतलब इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा दिए, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तो प्रिंट करते रहो।
उप्स, एग्जाम्पल डॉट टी, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सिमिलरली आपका जो बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है वो है कि आपने एक करेक्टर को रीड करना है, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तो आपने एक करेक्टर को रीड करते रहना है, करते रहना है। अगेन ये सारी फाइल को ही रीड कर देगा, लेकिन मकसद एट लास्ट उसका यही है। तो एग्जाम्पल, पहले हम एक करेक्टर को रीड करते हैं पी को, और उसके बाद पूरी फाइल को रीड करना है। तो एफ ई ऑफ माई फाइल, एफ गेट सी माई फाइल, और यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, रीलोड किया, इसने पूरी फाइल का जितना भी कंटेंट था हमें रीड करके यहाँ पे दिखा दिया। सो आई होप कि आपको सारी के सारे वीक्स की समझ आ गई होगी। अगर आप देखोगे तो यही सारा कंटेंट है आपके सारे वीक्स का कलेक्टिव। सो इस वीडियो के अंदर हमने वीक 7 से लेके वीक 14 तक कवर किया है। अब रिमेनिंग वीक्स आपके वर्डप्रेस के हैं, वो बिल्कुल थ्योरेटिकल कंटेंट है आपका, 1-2 पेजेस का, वो तो आप रीड कर ही सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गई होगी अच्छे से। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।